नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी मीडिया। आइए जानते आज यूपी की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें कुल 27 प्रस्ताव रखे जाएंगे। राज्य सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए और सख्त कदम उठाने जा रही है। राज्य कर्मचारियों को एक कैलेंडर वर्ष में 6 माह के मूल वेतन से अधिक राशि स्टॉक, शेयर या अन्य निवेश में लगाने पर इसकी जानकारी देना अनिवार्य किया जा रहा है। इसके लिए सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली 1956 में संशोधन हो रहा है। वर्तमान नियमावली में इसका कोई प्रावधान नहीं है। यूपी के 10 शहरों में धुंध, बारिश का अलर्ट। यूपी में गर्मी तेवर दिखाने लगी है। सीजन में पहली बार पारा 37 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। इस बीच मंगलवार सुबह लखनऊ, कानपुर समेत 10 शहरों में धुंध छाई रही। कई जगह विजिबिलिटी 400 से 500 मीटर तक सिमट गई। लखनऊ के मौसम वैज्ञानिक अतुल सिंह ने कहा, बढ़ते तापमान और हवा में नमी की वजह से सुबह कोहरा और दिन में धुंध जैसे हालात बन रहे। अगले 2 दिन पूर्वी यूपी और आसपास के इलाकों में बारिश के आसार हैं। 5 दिन बाद यानी 15 मार्च से मौसम और बिगड़ सकता है। विधायकों के क्षेत्र में 5-5 करोड़ से होंगे विकास कार्य। सीएम योगी ने 1 हफ्ते में प्रस्ताव मांगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब विकास कार्यों के जरिए चुनावी बिसात बिछाने में जुटी है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विधायकों से जरूरी विकास कार्य के लिए 5-5 करोड़ रुपए का प्रस्ताव मांगा है। उन्होंने विधायकों को 1 सप्ताह में प्रस्ताव सीएम कार्यालय को भेजने को कहा है। साथ ही सभी डीएम को भी प्रस्ताव का परीक्षण करके धनराशि तत्काल जारी करने के निर्देश दिए हैं। शंकराचार्य बोले, योगी की माँ हमारी माँ है। मौलाना ने बहुत गलत बोला। सीएम योगी से टकराव के बीच शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने उनकी माँ के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी पर नाराजगी जताई। उन्नाव में उन्होंने कहा, वैचारिक मतभेद अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन किसी की माँ का अपमान असहनीय है। योगी आदित्यनाथ की माँ हमारी माँ है। माँ पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। खबरदार, उनके मजहब के लोगों को मौलाना को समझाना चाहिए। जिन स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या 500 से अधिक, वहां लगेगा कैंप। उत्तर प्रदेश में आधार कार्ड में अनिवार्य बायोमीट्रिक अपडेट को लेकर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण बड़े पैमाने पर अभियान चला रहा है। इसी क्रम में अब उन स्कूल कॉलेजों में भी कैंप लगाए जाएंगे जहां विद्यार्थियों की संख्या 500 या उससे अधिक है। करीब 1.5 लाख ऐसे शिक्षण संस्थान चिन्हित किए गए हैं। बढ़ई, लोहार और कुम्हार भी कर सकेंगे ऑनलाइन व्यापार। अब बढ़ई, कुम्हार और लोहार से लेकर मूर्तिकार, नाई, धोबी भी डिजिटल युग में ऑनलाइन व्यापार कर सकेंगे। पारंपरिक शिल्पकार अब उद्यमी के रूप में नई पहचान बनाएंगे। इसके लिए मंगलवार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के खंडारी स्थित स्वामी विवेकानंद कैंपस में 22 जिलों के शिल्पकारों का 2 दिवसीय पीएम विश्वकर्मा प्रदर्शनी एवं व्यापार मेला शुरू होने जा रहा है। गंगा मेला होली में इस बार भैंसा ठेला नहीं मिला। आज मंगलवार को कानपुर में गंगा मेला है। 6 घंटे तक चलने वाली होली की शुरुआत हटिया के रज्जन बाबू मैदान से होगी। 7 किलोमीटर के दायरे में हुरियारे नाचते गाते चलेंगे। इस बार भैंसा ठेला से रंग नहीं निकाला जाएगा। कमेटी के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र बिश्नोई ने बताया, इस बार हम लोगों ने भैंसा ठेला ढूंढने का बहुत प्रयास किया। मुंह मांगी कीमत भी देने को तैयार थे, लेकिन भैंसा ठेला नहीं मिला। इसलिए इस बार ट्रैक्टर लॉडर से रंगों के ड्रम को निकाला जाएगा। साथ ही 6 ऊंट, 5 घोड़े, 8 ट्रैक्टर और कई लोडर गाड़ियां होंगी। इन पर रंग खेलते हुए लोग निकलेंगे। 1 लाख से ज्यादा लोग जुटेंगे। यूपी में गेहूं उत्पादों के 1600 करोड़ के निर्यात पर युद्ध का साया। उत्तर प्रदेश में 3 साल बाद शुरू होने जा रहे गेहूं और गेहूं से बने उत्पादों, आटा, मैदा, सूजी के निर्यात पर पश्चिम एशिया में बढ़ते युद्ध का साया पड़ गया है। भारत सरकार ने 2026 में सीमित मात्रा में गेहूं और गेहूं उत्पादों के निर्यात की अनुमति दी थी, लेकिन समुद्री मार्गों पर बढ़ते जोखिम, बीमा लागत और शिपिंग संकट के कारण खाड़ी देशों को होने वाला निर्यात फिर से अनिश्चितता में घिर गया है। इसका सीधा असर उत्तर प्रदेश के गेहूं व्यापार और मिलिंग उद्योग पर पड़ा है। यूपी बोर्ड कॉपियों का मूल्यांकन 18 मार्च से मोबाइल प्रतिबंधित। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 18 मार्च से प्रारंभ होगा। जौनपुर में जिला विद्यालय निरीक्षक राकेश कुमार ने मूल्यांकन केंद्रों के निर्धारण के साथ साथ प्रक्रिया को अधिक सख्त बनाने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। मूल्यांकन
मूल्यांकन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के उद्देश्य से केंद्रों पर विशेष डिजिटल प्रतिबंध लागू किए गए हैं। इस वर्ष मूल्यांकन केंद्र के भीतर मोबाइल फोन या किसी भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को अपने फोन मुख्य द्वार पर टोकन प्रणाली के तहत जमा कराने होंगे। लखनऊ में अविमुक्तेश्वरानंद के कार्यक्रम पर संकट। लखनऊ में 11 मार्च को प्रस्तावित शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के गौ रक्षा जनजागरण अभियान के मुख्य कार्यक्रम पर रोक लग सकती है। आयोजन स्थल के लिए आवश्यक अनुमति और एनओसी समय पर जमा न होने के कारण कार्यक्रम को 12 घंटे पहले तक भी मंजूरी नहीं मिल सकी है। सूत्रों की माने तो आयोजन टल सकता है। यूपी के 12,200 गांव तक चलेंगी सरकारी बसें। यूपी में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 शुरू होने जा रही है। इसके जरिए 12,200 गांवों तक बस की सुविधा पहुंचाई जाएगी। सीएम योगी की अध्यक्षता में मंगलवार को लोक भवन में होने वाली कैबिनेट बैठक में करीब 27 प्रस्तावों पर चर्चा होगी। एजेंडे में परिवहन योजना भी शामिल है। योजना किस तरह जमीन पर उतरेगी? मंत्री ने बताया, योजना के तहत गाँवों में बसें संचालित करने वाले निजी ऑपरेटर्स को परमिट में भारी रियायत दी जाएगी या परमिट में पूरी तरह छूट दी जाएगी। गांव से सुबह 6 बजे बस रवाना होगी। आसपास के रूट के 15 से 20 गांवों ब्लॉक मुख्यालय होते हुए बस सुबह 10 बजे तक जिला मुख्यालय पहुंचेगी। जिला मुख्यालय से बस शाम 4 बजे रवाना होकर उन्हीं गांवों से होते हुए वापस रात 8 बजे उसी गाँव में पहुंचेगी जहां से वह शुरू हुई थी। इस सुविधा से ग्रामीणों को अपनी फसल ब्लॉक और जिला मुख्यालय तक पहुँचाने में आसानी होगी। किसानों, महिलाओं के साथ विद्यार्थियों को काफी फायदा होगा। संभल में मस्जिद, दरगाह और मकान पर चलेगा बुलडोजर। संभल के चंदौसी मार्ग पर स्थित गांव सैफ खां सराय में सरकारी जमीन पर मस्जिद, दरगाह और मकान का निर्माण पाया गया है। इस मस्जिद और दरगाह की जिम्मेदारी संभल शहर की जामा मस्जिद के इमाम संभालते हैं। मकान में जामा मस्जिद के इमाम और उनके भाई का परिवार रहता है। इमाम का कहना है कि यह उनकी पुश्तैनी जमीन है, जहां पहले से ही दरगाह बनी थी। बाद में उनके पिता की मजार बनाई गई। राम मंदिर समारोह में क्यूआर कोड से लैस होगा आमंत्रण पत्र। रामनगरी अयोध्या स्थित राम मंदिर में 19 मार्च को होने वाले भव्य समारोह की तैयारियां तेज हो गई हैं। कार्यक्रम में आने वाले विशिष्ट अतिथियों के लिए इस बार क्यूआर कोड से लैस विशेष आमंत्रण पत्र जारी किए जा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मेहमानों को प्रवेश से पहले क्यूआर कोड स्कैन कराना अनिवार्य होगा। अगरबत्ती व धूप बत्ती कारखाने में लगी आग। अलीगढ़ के थाना दहली गेट क्षेत्र के गुलर रोड स्थित अगरबत्ती व धूप बत्ती कारखाने में 9 मार्च दोपहर आग लग गई। आग में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। दमकल की 2 गाड़ियों ने पहुंचकर लगी आग पर काबू पाया। पंचायत चुनाव के पहले ओबीसी आयोग गठन की मांग। हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ के एक जनहित याचिकाकर्ता अधिवक्ता ने प्रदेश में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले समर्थित पिछड़ा वर्ग ओबीसी आयोग का गठन करने की मांग के मामले में पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव कार्यालय से जन सूचना मांगी है। प्रयागराज गोरखपुर वंदे भारत एक्सप्रेस होगी बंद। प्रयागराज से गोरखपुर के बीच दौड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को जल्द ही बंद करने की तैयारी हो रही है। पर्याप्त यात्री न मिलने और रेलवे को फायदा न होने से इसे बंद करने पर विचार चल रहा है। आंकड़ों के अनुसार प्रयागराज लखनऊ रूट पर रोजाना औसतन 60% से अधिक सीटें खाली रह रही हैं, जिससे राजस्व में भारी गिरावट आ गई है। कुलदीप यादव 14 मार्च को लखनऊ की वंशिका संग लेंगे 7 फेरे। T20 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रहे कुलदीप यादव 14 मार्च को मसूरी में लखनऊ की वंशिका के साथ 7 फेरे लेंगे। 17 मार्च को लखनऊ के होटल सेंट्रम में रिसेप्शन होगा। कुलदीप के पिता राम सिंह यादव ने 8 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर उन्हें शादी और रिसेप्शन का निमंत्रण दिया था। कुलदीप और वंशिका ने 4 जून 2025 को लखनऊ के एक होटल में सगाई की थी। गाजीपुर में खेत में गिरा 11,000 वोल्ट का तार। गाजीपुर के सदर ब्लॉक स्थित तलवल ग्राम सभा में मंगलवार सुबह एक बड़ा हादसा टल गया। तलवल गांव निवासी फेकन बिंद के खेत में सुबह करीब 8 बजे 11,000 वोल्ट का हाई वोल्टेज तार अचानक टूटकर गिर गया। उस समय खेत में कुछ महिलाएं और बच्चियां मटर तोड़ रही थीं। तार गिरने की तेज आवाज सुनकर वहां मौजूद महिलाएं और बच्चियां घबराकर दूर भागी।
गनीमत रही कि कोई भी तार की चपेट में नहीं आया और एक बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद ग्रामीणों ने तत्काल बिजली विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई। बाद में विभागीय कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर टूटे हुए तार को ठीक किया और बिजली आपूर्ति बहाल की। कारोबारी बनने में पिछड़े वर्ग के युवा सबसे आगे। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के युवाओं की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। योजना की ताज़ा प्रगति रिपोर्ट के अनुसार अब तक दिए गए कुल ऑर्ड में करीब 49.8% लाभार्थी ओबीसी वर्ग से हैं, जबकि अनुसूचित जाति एससी के 14.5% और अनुसूचित जनजाति एसटी के 0.3% युवाओं को भी योजना का लाभ मिला है। यानी कारोबारी बनने वाले 2/3 युवा ओबीसी और SC/ST वर्ग के हैं। खास बात ये है कि 7 मार्च तक 1.23 लाख से अधिक युवाओं को लगभग 14,775 करोड़ रुपए का ओरण दिया जा चुका है। तो साथियों, ये थी आज यूपी की ताज़ा और बड़ी खबरें।